नानाजी देशमुख पुस्तकालय की ओर से गत 1.5-2 साल से या ज़्यादा ही समय हुआ होगा मेरे ख्याल 138 सप्ताह हो गए। 138 सप्ताह। हाँ, यह जो साप्ताहिक स्वाध्याय मंडल चल रहा है, एक बड़ा अच्छा उपक्रम इस पुस्तकालय के द्वारा चल रहा है, सामाजिक प्रबोधन का। इस उपक्रम में आज मैं दूसरी बार आपके सामने उपस्थित हूँ। ये आज का जो विषय है वह अपने प्रेरणा पुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी। वास्तव में आज का दिन उनका कोई दिन नहीं है, किंतु आने वाले एक सप्ताह में यानी 21 जून, यह 21 जून जो है यह उनका और निर्वाण दिवस है। सन 1940 में 21 जून को आपने अपना नश्वर शरीर त्यागा। चूँकि अपना यह साप्ताहिक है तो उस दृष्टि से आयोजकों ने यह उचित समझा कि आज के दिन उनको अपन याद कर लें। डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम यहाँ उपस्थित और इस कार्यक्रम में आभासी पद्धति से, ऑनलाइन पद्धति से जुड़े हुए अधिकांश जो श्रोता है वह जानते होंगे। डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या आरएसएस का नाम तो हर व्यक्ति जानता है। जितने व्यक्ति संघ का नाम, आरएसएस का नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम जानते हैं, हो सकता है कि वो सबके सब डॉक्टर जी का नाम नहीं जानते होंगे। यह अपने आप में एक अनूठी बात है। अनूठी इसलिए कि व्यक्ति जो रहता है उसको तो सब लोग जानते हैं, किंतु उसने किए हुए जो कार्य है वह समय के साथ साथ और तिरोहित हो जाते हैं, भूले जाते हैं। महात्मा गांधी जी को हम सब लोग जानते हैं, किंतु उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की, कौन सा कार्य प्रारंभ किया, यह कई लोग नहीं जानते होंगे। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक जी को सब लोग जानते हैं, किंतु वो एक बड़े अच्छे पत्रकार थे और उन्होंने पत्रिका केसरी नाम से प्रारंभ की, ये कम लोग जानते होंगे। यानी होता यह है कि उस महापुरुष को तो सब लोग जानते हैं, किंतु उसके द्वारा किया हुआ कार्य कम लोग जानते हैं। किंतु यहाँ बात उल्टी है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सब लोग जानते हैं, किंतु उसके संस्थापक कौन है यदि पूछे तो कई लोग उत्तर देने में उनके लिए कठिनाई हो सकती है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर हेडगेवार जी प्रसिद्धि परांग मुख थे। वह स्वयं को आगे रखकर, स्वयं का नाम हो इसलिए उन्होंने काम नहीं किया, तो हमारे राष्ट्र का कल्याण हो इसके लिए जो कुछ करना है वह उन्होंने किया। उनका जन्म सन 1889 में 1889 में अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 1 अप्रैल को हुआ और उस दिन जो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जिसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, वर्ष का प्रथम दिन, उस दिन उनका जन्म हुआ। तो ऐसा लगभग अभी बताया 1940 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो 51 वर्ष की उनकी आयु थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। साधारणतः मनुष्य की आयु तो वैसे 100 मानते हैं, किंतु 60, 70, 80, 90, 70, 80, 90 तक यदि वो जीता है तो अपन मान लेते हैं पर्याप्त जिसने किया। किंतु ये 51 वर्ष में ही और इनका स्वर्गवास हुआ। और 51 वर्ष का इनका जो जीवन काल रहा वह बहुत ही विविधतापूर्ण रहा। इनके जीवन के जो विविध पहलू हैं उन पहलुओं को हम समझे यह और 40-45 मिनट के, और इसमें तो संभव नहीं है। उनका जो जीवन है वह मोटे तौर से हम और 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
उनका जन्म हुआ 1889 में, तब से लेकर 1910 तक वह साधारणतः नागपुर में ही रहे। विद्यार्थी दशा थी और उन्होंने और अपना जिसको आज हायर सेकेंडरी कहते हैं, उस समय मैट्रिक कहते थे, वहाँ तक की पढ़ाई की। तो यह जो उनका पहला हिस्सा है, इसके बाद वो और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता पहुँचे 1910 में, और 1915 में डॉक्टरी की परीक्षा पास करके 1916 की जनवरी माह में वे वापस नागपुर लौटे। यह उनके जीवन का दूसरा हिस्सा हो सकता है। और 1915 में 16 में जो वो लौटे, तब से लेकर 1925 में उन्होंने जो संघ की स्थापना की, वह एक तीसरा उनका काम होता है, हिस्सा होता है उनके जीवन का। और चौथा हिस्सा जो है 1925 में संघ स्थापना के बाद में, और पूरा अपना ध्यान उन्होंने संघ की कार्य को बढ़ाने में लगाया, और अंत में और यज्ञ में आहुति के रूप में अपने पूरे शरीर को उन्होंने और न्योछावर कर दिया 1940 में 21 जून के दिन। वहाँ तक का यह चौथा हिस्सा हो सकता है। ऐसे 4 हिस्सों में उनके जीवन का और मोटा मोटा हम और विभाजन कर सकते हैं। अभी इन चारों भागों को 40 मिनट में तो और केवल उल्लेख करना भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए मैंने और अनिल जी से और कल कहा कि यदि मान लो हम इसको एक के जगह 2 दिन रखें, आपकी सुविधा के साथ दूसरा दिन कभी भी हो सकता है, और गुरुवार को रखें। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। उस दृष्टि से दूसरा जो रखने वाले हैं उसकी विधिवत घोषणा और आयोजक करेंगे ही। तो आज जो है उस दिन हम केवल उनके जीवन का 1915 तक का जो हिस्सा है उसके ऊपर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी, नागपुर में तो जन्म हुआ उनका, किंतु उनका जो परिवार है मूलतः नागपुर का नहीं था। वह आंध्र प्रदेश से उनके और 3-4 पीढ़ी पहले उनके जो पूर्वज थे वह नागपुर आए और नागपुर में ही बस गए, और बड़े वेदांती और इस प्रकार के संस्कृत ज्ञाता ऐसे वो परिवार था। और डॉक्टर जी के जो पिताजी थे बलिराम पंत, वह भी स्वयं और वैदिक शास्त्र के ज्ञाता थे, वेद के ज्ञाता थे। वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना यह उनका मुख्य काम था। उसके साथ में और पौरोहित्य जो है वह करते थे, उससे जो कुछ उनको मिलता था उससे वह अपना परिवार चलाते थे। डॉक्टर हेडगेवार, अब इनको हम केशव ऐसा न कहें क्योंकि उनका नाम केशव था। तो यह 3 भाई थे और 3 भाइयों में इनका नंबर तीसरा था, और एक बहन थी। इस प्रकार इनका परिवार था। माता पिता जो थे वह दुर्भाग्यवश 1902 में जो प्लेग का प्रकोप हुआ, उस प्रकोप में और दोनों एक साथ और कालवश हुए। तो उस समय इनकी आयु 12-13 साल की रही होगी। उसके बाद में इनके बड़े भाई जो है महादेव शास्त्री, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। डॉक्टर जी के जीवन के जो बिल्कुल प्रारंभ का समय है, उसकी कुछ घटनाएं हम यदि ध्यान रखें तो हमें ये ध्यान में आता है कि डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। सन 1897 में, यानी जिस समय उनकी आयु 8 साल की रही होगी, इस 8 साल की आयु में ही, और उनकी एक जो संस्मरण है वह बड़ा प्रेरणादायक ऐसा है। उस समय अंग्रेज़ों का अपने यहाँ शासन था, और इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया जो थी वह और सिंहासन पर आरूढ़ थी, और उन्हें सिंहासन पर बैठे 60 साल हो चुके थे 22 जून 1897 को। इसलिए बहुत बड़ा और जश्न ये पूरे भारतवर्ष में और अंग्रेज़ों ने मनाया। इंग्लैंड में जो मना होगा तो होगा ही, किंतु हमें चूँकि हम उनके गुलाम थे तो हमें भी वो मनाना पड़ा, और उसके कारण और विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हुए और मिठाइयाँ बांटी गई। इनको भी और कार्यक्रम जो सुना होगा, किंतु इन्होंने इनके हाथ में जो मिठाई आई, तो वास्तव में 8 साल का जो बालक रहता है छोटा सा, वह हाथ में मिठाई आने के बाद क्या करता है, वह सीधा खा लेता है। किंतु इन्होंने कहा भी मेरे को आज मिठाई क्यों मिली,
तो इन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने जब कारण बताया कि भाई रानी विक्टोरिया के और राजारोहण का यह 60वां वर्ष है इसलिए, तो इनके मन में ये बात आई कि भाई रानी विक्टोरिया हमारी रानी तो नहीं है, तो उसने उसके लिए जो कुछ आनंद का विषय होगा वो तो हमारे लिए आनंद का विषय हो नहीं सकता। यह विचार 8 साल का बालक कर रहा, ये सोचिए। और उन्होंने वो मिठाई कूड़े के ढेर में डाल दी। तो यह जो छोटी सी घटना है यह हमें और ध्यान में आती है। इसके बाद 2-3 वर्ष के बाद ही इसी प्रकार की घटना घटी सन 1901 में, और इंग्लैंड में एडवर्ड का राज्याभिषेक हुआ। एडवर्ड द सप्तम कहते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में भारत में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। और जैसा अपने यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन और रोशनाई होती है बिल्डिंगों पे और सब इस प्रकार का हुआ, तो वह रोशनाई देखने के लिए पूरे नागपुर के लोग और उमड़ पड़े थे। इनके साथियों ने भी इनसे कहा कि चलो अपन वो रोशनाई देख के आते हैं, किंतु इन्होंने मना कर दिया। इसलिए मना किया कि भाई सप्तम एडवर्ड जो है वो तो हमारा राजा नहीं है। तो यह जो उस समय उनकी आयु 11 साल की थी, 10 साल की थी। तो इतने छोटे आयु में ही और अपना देश, अपने शत्रु, अपना कौन है इसका भान इस छोटे से और बालक को और आया लगभग इसी समय। और वह पढ़ने के लिए एक अपने गुरुजी जो थे, एक वजे नाम के गुरुजी थे, तो वह और बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। वह वजे गुरुजी का जो घर था वह सीताबर्डी किले के सामने था, और सीताबर्डी पे और यूनियन जैक फहराया रहता था। ये बच्चे जो उनके साथ पढ़ने आते थे उन्होंने देखा कि भाई शिवाजी के किले पे तो भगवा ध्वज लहराता है और ये तो यहाँ पे यूनियन जैक लहरा रहा, इसको हटाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो सीधे तो पहुँच नहीं सकते, तो हम क्यों न सुरंग बनाएं। और यह विचार करके उन्होंने और सुरंग बनाने का काम प्रारंभ किया। जब सुरंग बनाना थोड़ा सा 3-4-5 दिन हुए तो घर के लोगों को, वजे गुरुजी को भी और पता पड़ा, तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि बच्चों आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, किंतु केवल झंडा हटाने से नहीं होगा काम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अभी छोटे हो किंतु बड़े होने के बाद में और आप सब लोग जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रयत्न करिए, इस प्रकार। तो यह जो तीसरी घटना है, यह 3 घटनाएं जो हैं यह अपने को दिखाती है कि उनके और जीवन में बिल्कुल छोटे अवस्था में 9-10 साल की अवस्था में ही और उन्होंने देशभक्ति की भावना उनके मन में भर गई थी। इसके बाद वो थोड़े से बड़े होते हैं तो 1905 में, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अपने देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, वंग भंग, बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों ने कुटिलता से किया और उसका बहुत भयंकर विरोध बंगाल में हुआ ही, उसके अलावा अन्य राज्यों में भी हुआ। और उस विरोध को फैलाने में जो एक गीत सबसे ज़्यादा कारगर हुआ वह वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के आनंद मठ नामक उपन्यास में है, हम सब लोग जानते हैं। वह और पूरे भारतवर्ष में और वंदे मातरम का गायन होने लगा, वंदे मातरम के नारे लगने लगे और एक देशभक्ति की लहर पूरे भारतवर्ष में फैल गई। उसके परिणाम स्वरूप और वंग भंग को वापस लेना पड़ा, वह अलग बात थी, किंतु यह जो वंदे मातरम वाली बात थी, यह बात और जो है नागपुर के जो युवक है उनके साथ भी हुई और उन्होंने और अपना एक समूह सा बनाकर और वंदे मातरम के माध्यम से देशभक्ति का प्रचार प्रारंभ किया। उसी समय सौभाग्य से डॉक्टर जी की भेंट एक डॉक्टर मुंजे इनसे हुई। डॉक्टर मुंजे, बालकृष्ण शिवराम मुंजे ऐसा उनका पूरा नाम था। वो स्वयं डॉक्टर थे और डॉक्टरी की परीक्षा उन्होंने पास करने के बाद में बम्बई में कुछ साल प्रैक्टिस की। उसके बाद में उनको मन में आया कि भाई हमने और सैनिक की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, इसलिए वो सेना में भर्ती हो गए और सेना में ब्रिटिश सेना के अंग के रूप में बोर का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में वहाँ गए, वहाँ से लौट के आए। यह उनका पूरा का था और बाद में उन्होंने सोचा कि अब मेरा सैनिक शिक्षण पूरा हो गया है, मुझे देश सेवा करनी है, तो उन्होंने सैनिकी जीवन से और
स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर नागपुर आकर, नागपुर में वह और अपना और वैद्यकीय प्रैक्टिस जिसको कहना चाहिए वह करने लगे। दवाखाना था, उस दवाखाने का जो उपयोग है मरीजों के लिए तो होता ही था, किंतु उसके अलावा वहाँ पर और डॉक्टर हेडगेवार उनके समकक्ष, उनके समायु के जो लोग हैं वह और इकट्ठा होते थे। और डॉक्टर मुंजे भी और बड़े राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी थे, अंग्रेज़ों को भगाने का, और उन्होंने भी दृढ़ संकल्प किया था। उनके यहाँ इस प्रकार का साहित्य था कि 2-3 प्रकार के जो समाचार पत्र हैं, एक अपने तिलक जी का चलाया हुआ केसरी था, एक काड़ा नाम का मराठी में उस समय निकलता था, एक भाला नाम से निकलता था, एक नागपुर से ही और देश सेवक नाम से निकलता था। ऐसी पत्रिकाएं वहाँ पे थी। अन्य शिवाजी, महाराणा प्रताप और अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र के भी वहाँ रखे रहते थे। उनको सबको पढ़ते हुए, और यह इनका जो समूह है, यह एक बड़ा देशभक्तों का और तरुणों का ऐसा समूह वहाँ पे और निर्माण हो गया। और उसके द्वारा और जो देशभक्ति के आंदोलन है वह, और डॉक्टर मुंजे जो है उनको प्रेरणा देकर और उनके माध्यम से और काम कराते थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर मुंजे उस समय कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस यही एक संस्था थी कि जो देश की आज़ादी के लिए और प्रयत्न कर रही थी। तो उसने 1906 में जो एक प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने, वह उसमें 4 सूत्र जो है वह दिए कि इन 4 सूत्रों को अपनाकर और हम और अंग्रेज़ों से हमें हमारी जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त करना है। उसमें पहला था स्वराज्य। स्वतंत्रता और स्वराज में थोड़ा सा फर्क है। स्वतंत्रता का मतलब हम पूर्ण रूप से आज़ाद है, और स्वराज का मतलब राजकाज चलाने में हमारा कुछ सहयोग रहे। तो यह उसकी बात थी, इसलिए स्वराज ये उनका एक ये था। दूसरा था स्वदेशी। उस समय और अंग्रेज़ों ने भारत का जो शोषण किया, वह यहाँ का कच्चा माल ले जाना और अपने इंग्लैंड में ले जाकर वहाँ से इंग्लैंड में बना बनाया माल यहाँ भेजना, और इसके द्वारा जो है शोषण किया। अन्य भी तरीके थे। तो यह जो विदेश से माल आता था उसका बहिष्कार करना, उसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे। इस प्रकार स्वदेशी का जो दूसरी बात थी। और तीसरी बात शिक्षा अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से और शिक्षा पद्धति और मैकाले के द्वारा जो रचाई गई थी वो चालू कर दी थी। उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल गए थे। इसलिए और राष्ट्रवादी विचारों के लोग जो थे वह यह कहते थे कि नहीं भाई, हमारी जो भारतीयत्व के ऊपर जो शिक्षा है वह हम और फिर से प्रारंभ करेंगे। जैसा आजकल विद्या भारती के द्वारा और सरस्वती शिशु मंदिर और अन्य विद्यालयों के माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वैसा ही प्रसार उस समय और कुछ लोगों ने उसको राष्ट्रीय शिक्षण ऐसा नाम दिया। तो यह तीसरा सूत्र था। और चौथा, ब्रिटिश शासन पर बहिष्कार डालना, यानी जो भी ब्रिटिश शासन की व्यवस्थाएं हैं उनका हम उपयोग नहीं करेंगे। हम अपनी डाक व्यवस्था जो है ब्रिटिश की, उसका उपयोग नहीं करेंगे। रेल की व्यवस्था है उसका उपयोग नहीं करेंगे। न्यायालय की व्यवस्था है उसका उपयोग नहीं करेंगे। विद्यालय जो है उनका उपयोग नहीं करेंगे जहाँ तक संभव है, और इसका प्रसार करना। तो यह जो है बहिष्कार करना अंग्रेजी शासन का, जिसके द्वारा अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, उनको हम मानते ही नहीं है, उनका हम उपयोग ही नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो भावना, और उस समय कांग्रेस ने और ये 4 सूत्र सामने रखे, और इन 4 सूत्रों को लेकर डॉक्टर हेडगेवार यानी केशव और उनके साथी जो है वह आगे बढ़ गए। उसी समय उनके एक बार ऐसा मौका आया कि उनके चाचा जी जो थे आबाजी हेडगेवार, वह रामपायली नाम का एक स्थान है और वहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। उनके यहाँ वो छुट्टियों में जाते थे। दशहरे दिवाली की छुट्टी में उस समय 1 महीने की लगी चलती थी, दशहरे से लेके दिवाली तक चलती थी। तो एक बार जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे और दशहरे के दिन रावण दहन का कार्यक्रम और बड़ा उल्लास के साथ उस रामपाली में मनाया जाता था। 3-4 दिन बाद ही वह कार्यक्रम था। तो यह और इनके जो वहाँ पे साथी थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का उपयोग हम अपने बात आगे रखने में करें। और उन्होंने और वो जो रावण दहन का जो स्थान था वहाँ तक
और 100-200 और युवकों की टोली लेकर और वंदे मातरम का गान करते हुए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए और वहाँ वो पहुँचे। वहाँ पे रावण दहन के पहले और इनको एक छोटा सा भाषण देने का भी मौका मिला। उस भाषण में उन्होंने यही रखा कि हम रावण को दहन कर रहे हैं, यह तो एक परंपरा है, किंतु वास्तव में इसके पीछे का उद्देश्य जो है वह यह है कि हमने इस अंग्रेजी रूपी जो हमारा ऊपर शासन है वह एक रावण जैसा है और उसको हमें दूर करना है। इस प्रकार खुल्लम खुल्ला और एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के बगावत के रूप में और अंग्रेजी शासन ने उसको देखा और उनको गिरफ्तार भी किया। किंतु आयु को देखते हुए, उस समय उनकी आयु 12-13 साल की थी, 1902-3 की बात है, उसको विशेष ये न करते हुए और वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो छोड़ दिया। किंतु उसी समय से अंग्रेजों का जो गुप्तचर विभाग है वह इनके पीछे पड़ गया। वहाँ से जब ये नागपुर लौटे तो नागपुर में भी और इनके और चारों ओर गुप्तचर जो है वो मंडराने लगे। इस प्रकार का इनका और जो बात थी, इसी में से ये बात निकली जो वंदे मातरम वाली बात है। तो ये वंदे मातरम जब किया तब तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, किंतु वंदे मातरम के कारण और पूरे भारतवर्ष में जो एक देशभक्ति की लहर पैदा हुई उसके कारण और अंग्रेज़ों ने और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो व्यक्ति है वो वंदे मातरम इस गीत का गायन नहीं करेगा, वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे। तो इस का जो ये है एक रिस्ले सर्कुलर उस समय जारी हुआ। रिस्ले नाम के अधिकारी थे, उन्होंने जारी किया और सभी जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में और यह कहा गया कि आपके विद्यालय में कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति जो वंदे मातरम के नारे लगाता है या गाना गाता है तो उसके नाम हमें भेजिए। ये जिस विद्यालय में पढ़ते थे केशव, उसका नाम था नील सिटी हाई स्कूल। नील सिटी हाई स्कूल में और कई और राष्ट्रवादी शिक्षक भी थे, उनके जो प्रधानाचार्य थे वह भी और राष्ट्रीय विचारों के थे। किंतु जब उनको ऊपर से सर्कुलर आया तो उसका उनको मान्य करना और आवश्यक हो गया और उस हिसाब से और कुछ लड़के जो वंदे मातरम का गान करते थे उनके नाम और सरकार के पास और पुलिस के पास पहुंचने लगे। इसका विरोध करने के लिए और केशव ने कहा कि वो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपने डॉक्टर मुंजे जो थे, जो उनसे कम 15-20 साल बड़े थे और गुरुतुल्य थे और उनकी ही प्रेरणा से वह सब काम कर रहे थे, वह और एक देश सेवक नाम का जो पत्रिका चलाते थे अच्युत बलवंत कोल्लटकर, वह भी और बड़े राष्ट्रवादी थे। तो इन दोनों की सलाह से उन्होंने कहा कि हमने और कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिसके कारण और अंग्रेज जो है वह और दहल जाए। तो बोले क्या करना चाहिए, हम तो छोटे बच्चे हैं और स्कूल में हमें, तो बोले इस जो सर्कुलर है इसमें तो ये कहा गया कि जो कहेगा उसको और उसका नाम यहाँ भेजो। तो हम क्यों ना सभी लोग मिलकर एक साथ और वंदे मातरम का नारा लगाएं। और उस दृष्टि से और इनका जो समूह था उन्होंने योजना बनाई और उसके बाद में और जब इंस्पेक्टर करने के लिए अंग्रेजों की जो इंस्पेक्टर आए वह जैसे ही कक्षा में घुसे उन्होंने वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत किया। वो जो इंस्पेक्टर था वो आग बबूला होकर अगले कक्षा में गया, अगले कक्षा में भी और उसको वही और सामना करना पड़ा। उसके बाद वो गुस्से से और निकल गया, आगे का इंस्पेक्शन किया नहीं, किंतु उसने और बड़ी कड़ी हिदायत दी वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको कि यह जो बच्चे जो हैं इनके पीछे कौन है और उसका नाम बताया जाए। वास्तव में तो यह पूरी योजना इतनी गुप्तता के साथ और केशव ने बनाई थी कि किसी को भी मालूम नहीं था और जो बच्चे थे उनको मालूम था, किंतु उन्होंने किसी ने भी अपना नाम नहीं बताया, किसी का भी नाम नहीं बताया। और ये जो दोनों कक्षाएं हैं आखिर में और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये दोनों कक्षाएं बंद कर दी और दोनों कक्षा के सभी जो विद्यार्थी थे उन सबको कहा कि आप रेस्टिकेट जिसको कहते हैं निकाल दिया। तो ये रेस्टिकेट जब हुआ तो ये सब लोग जो थे हतप्रभ रह गए कि भाई हमारी तो पढ़ाई बंद हो गई। इनके घर के जो पालक थे वह भी बड़े और ये हो गए, चिंताग्रस्त हो गए। वो डॉक्टर मुंजे के पास आए और किया वगैरह, किंतु किसी भी बच्चे ने ये जो 2 क्लास से थी इनमें से किसी ने भी नाम बताना और ये नहीं किया। इन्होंने कहा कि भैया
हमें आप वापस लीजिए, बस हमारी यही डिमांड है कि हमें 2 कक्षाओं को जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया है हमें वापस लीजिए। किंतु और स्कूल की प्रशासन ने माना नहीं। उनको मनवाने के लिए फिर उन्होंने स्कूल में हड़ताल की। जितने उस स्कूल के 1400 बालक थे उनको सबको समझाया, और उसमें से कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे, उनको साम दाम दंड भेद इस सब तरीके से और स्कूल बंद करवा दिया। स्कूल को जाने के चारों तरफ के रास्ते थे उसमें 10-10, 15-15 के जो तरुण हैं वो खड़े हो जाते थे और किसी को भी स्कूल में जाने से रोकते थे। इस प्रकार पूरा स्कूल ही 1400 का वह बंद हो गया, और यह लगभग 1.5 महीने तक और यह जो हड़ताल है चलती रही। बाद में बीच बचाव का रास्ता निकालना जरूरी था, इसलिए और सर्व की सम्मति से यह मान हुआ कि ये जो 2 कक्षाओं के बालक हैं वह उनसे पूछा जाएगा कि क्यों भाई आपने गलती की है क्या। तो उन्होंने हाँ करना चाहिए, लिखित में देने की जरूरत नहीं किंतु हाँ कह दे। तो बच्चों ने कहा हम हाँ बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ गर्दन झुका देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप गर्दन झुकाइए। तो ऐसा हुआ, और एक एक बालक एक से पूछा गया कि भाई आपने ये जो किया वो गलत किया ना, तो वो केवल ऐसा गर्दन झुका देता और उसको स्कूल में ले जाते। ऐसा सब लोग हुआ। केवल जो 2 लोग थे, 2 व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने यह भी करने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई गलती की नहीं की है, मैंने अपनी माँ का नाम लिया है, वंदे मातरम कहा, इसमें कोई गलती नहीं की। उन 2 में एक अपने ये केशव हेडगेवार थे। तो ऐसे और यह जो घटना हुई, इस घटना के बाद में उनको प्रवेश में स्कूल में प्रवेश तो मिलने का कोई कारण ही नहीं था, और किसी भी सरकारी स्कूल में प्रवेश उनको नहीं मिलता। फिर इनकी जो पढ़ाई जो बंद होने लगी तो उसके लिए, और यवतमाल नागपुर के पास में ही है, वहाँ पे राष्ट्रीय विचारों के और जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर एक विद्यापीठ नाम से और चालू किया था। उसमें उनको प्रवेश मिला। उनको उसमें प्रवेश मिला तो अंग्रेज सरकार ने उस विद्यालय को भी बंद कर दिया, और जितने भी ऐसे राष्ट्रीय विद्यालय थे उनके ऊपर और पाबंदी लाकर जो राष्ट्रीय विद्यालय पूरे के पूरे उन्होंने बंद किए। जैसा आज हम देख रहे हैं बंगाल में, और विद्या भारती के सब विद्यालय जो है और बंद किए जा रहे हैं, लगभग इसी प्रकार का, और वह उस समय अंग्रेजों ने किया। उस समय और बंगाल में राष्ट्रवादी जो विद्यालय थे उनका एक बोर्ड था, जैसे अपने यहाँ बोर्ड रहता है MP का और है या अधिक, तो ऐसा ही हुआ। और बोर्ड था, उसको नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। उसका एक केंद्र अमरावती में था। उस केंद्र में जाकर और केशव ने मैट्रिक की परीक्षा दी, उसमें से वो पास हुए, और पास होकर और फिर आगे का उनका पढ़ाई का रास्ता पूरा हुआ। इसके बाद आगे क्या करना, तो डॉक्टर मुंजे जो थे उन्होंने कहा कि भाई हमें तो यही काम करना है अंग्रेज़ों को हटाने का। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कलकत्ता ये जो है यह केंद्र है अंग्रेज़ों का, अपने क्रांतिकारियों का। उस केंद्र में जाकर और आप वहाँ पे पढ़ाई करिए और उनके साथ वहाँ पे जुड़ जाइए। यह पूरी योजना बनी, और उसके लिए और डॉक्टर मुंजे ने अपना पूरा, और वहाँ की जो संपर्क थे उनका वहाँ के क्रांतिकारियों से भी पहले से संपर्क था। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर मुंजे जो हैं वह स्वयं और सेना में रहे हैं, और वह और शस्त्र चलाना तो जानते ही थे, कुछ बॉम्ब वगैरह बनाने की भी विद्या हस्तगत करने का उनका प्रयास चलता रहा था। तो इस प्रकार उनका और कलकत्ता के जो क्रांतिकारी है उनके साथ बड़ा और निकट का ऐसा संपर्क बना था। वहाँ पर अनुशीलन समिति इस नाम से और एक काम होता था अपने इनका क्रांतिकारियों के बीच में। तो वह जो अनुशीलन समिति जो है उसके जो कर्ता धर्ता थे, पुलिन बिहारी नाम था उनका। तो उस पुलिन बिहारी जी के साथ डॉक्टर मुंजे का संपर्क था। उस संपर्क के माध्यम से और वहाँ पे और एक मेडिकल कॉलेज था जो राष्ट्रवादी था, सरकारी नहीं था, उसका नाम ही था नेशनल मेडिकल कॉलेज। उसमें इनको प्रवेश मिला और वहीं पे उन्होंने और एक भवन किराए पे लेके और उसमें एक छोटा सा छात्रावास बनाया। उसका नाम शांति निकेतन रखा, जिसमें 12-15 और बच्चे रहते थे। उसी में इनका और रहने का व्यवस्था हो गई। इस प्रकार से वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू की। तो यह जो कलकत्ता में पहुँचे, ये
1910 में पहुँचे और वहाँ जाकर और उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ और जो अन्य विद्यार्थी थे उनके साथ दोस्ती बढ़ाना प्रारंभ किया। वहाँ जो छात्रावास थे, कॉलेज का छात्रावास तो एक बड़ा ऐसा नहीं था, किंतु ऐसे ही 12-12, 15-15 लोग एक साथ रहकर इस प्रकार के छोटे छोटे छात्रावास थे। और साधारणतः वे छात्रावास और उस प्रांत के जो लोग आए रहते थे उनका एक रहता था। जैसे पंजाब के जो लोग हैं तो पंजाब से जो छात्र आए उनका एक छोटा सा छात्रावास, गुजरात से जो आए उनका एक छात्रावास, मद्रास से जो आए, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के छात्रावास है। तो अपनी पढ़ाई के बाद में, कॉलेज के बाद में, और केशव जो है वो वहाँ पे और नियमित रूप से जाने लगे, उनके साथ संपर्क बनाने लगे और अपनी मधुर स्वभाव के कारण और उनके बीच में अपने प्रति विश्वास अर्जित किया। देशभक्ति और इस अंग्रेजों के यहाँ से हटाना है, यह जो बात है, यह बात उन्होंने और उनके गले उतारी और इस प्रकार से वहाँ पर और उनका एक समूह और खड़ा हो गया। वहाँ पे जो अनुशीलन समिति नाम से जो काम चलता था क्रांतिकारियों का, उसमें प्रवेश मिलना तो बड़ा कठिन था, क्योंकि क्रांतिकारियों का काम बड़ा गुप्तता से होता था और एक ऐसे ही लोगों को प्रवेश मिलता था जिसकी पूरी तरह से परीक्षा और वह लेते थे। और ऐसी परीक्षा लेने के बाद में उस परीक्षा में जब खरे उतरे तो और हेडगेवार जी को उसमें प्रवेश मिला। उनके साथ में और पुलिन बिहारी दास जो थे वह उसके अनुशीलन समिति के जो प्रमुख थे, उनके अलावा श्याम सुंदर चक्रवर्ती, अरविंद घोष और अपने सावरकर जी के छोटे भाई बाळाराव सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, वह भी पढ़ने के लिए कलकत्ता आ गए थे, वह भी वहाँ पे थे। और इस प्रकार किया। और नलिन किशोर गुह, तो ऐसे सभी क्रांतिकारियों के बीच में इनका काम चालू हुआ। और क्रांतिकारियों की जिस प्रकार के काम चलते हैं, पिस्तौल का निशाना सीखना, पिस्तौल और अन्य जो साहित्य है वह यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और इनके ने अपने संपर्क के कारण विशेष कर से ये खुद महाराष्ट्र के तो थे ही और पंजाब के लोगों के साथ इनके विशेष संपर्क बने। तो कलकत्ता, पंजाब और महाराष्ट्र ऐसा एक त्रिकोण जो है वह बनाकर और उसमें फिर और आपस में नेटवर्किंग करके और करने की उनकी योजना थी। यह एक काम जो चलता रहा, इसके साथ साथ ही और वहाँ पे समाज सेवा के भी काम और वह करते रहे। कलकत्ता के पास में बंगाल में और हर वर्ष बाढ़ आती थी, क्योंकि बंगाल जो है वह ऐसा प्लेन है पूरा, और इसलिए नदी का पानी, थोड़ा सा भी पानी भरा तो बहुत लंबे और तक पहुंच जाता था। तो ऐसे बाढ़ के समय और वहाँ के लोगों की सहायता करना, उसके लिए और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन वह तो काम करता ही था, उसी काम में और यह अपना सहयोग देने लगे। बाढ़ से रास्ते तो बंद हो जाते थे और घुटना घुटना, कमर कमर तक और पूरा चारों तरफ पानी रहता था। उसके बीच में टापुओं पर और लोग बाग और मदद की राह देखते थे। उन टापुओं तक पहुंचना, अपने पीठ के ऊपर पोहा, मुरमुरा, इस प्रकार का खाने की चीज़ें के बोरे लाद कर ले जाना, उनको वहाँ पे खिलाना, साथ में दवाइयाँ ले जाना, क्योंकि ये डॉक्टरी की परीक्षा पास भले ही नहीं किए थे किंतु डॉक्टर में 2-3 वर्ष हो चुके थे, तो साथ में दवाइयाँ ले जाना, उनकी शुश्रूषा करना, इस प्रकार का जो है सेवा का काम वह भी उन्होंने और किया। इस सेवा के काम के दौरान उस समय उनके और बंगाल का जो ग्रामीण भाग है, उस ग्रामीण भाग में कि और बड़े पास में उन्होंने देखा उन लोगों की समस्या क्या है, इस प्रकार का और अध्ययन भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से और वहाँ पे रहकर और बंगला भाषा भी सीखी और बंगला में ही उन्होंने उन सब लोगों के साथ अपना संपर्क बनाकर एक अच्छा प्रकार का सेवा काम उन्होंने वहाँ पे प्रारंभ किया। इस सब के दौरान उनका पढ़ाई की ओर कोई दुर्लक्ष्य नहीं होता था, हर वर्ष वो अच्छी तरह से पास होते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ यह सब काम और वह करते थे। उसी समय उनको एक कटु अनुभव आया, 1910 की बात है। उस समय वहाँ पे और दंगा हुआ हिंदू मुसलमानों का। दंगा हमेशा मुसलमान ही करते हैं, तो इसलिए हिंदू मुसलमानों का दंगा कहना उचित नहीं है, मुसलमानों का दंगा हुआ। तो उस मुसलमानों के दंगे में और उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार किए। उस समय उनकी रक्षा भी और
करने के लिए इनकी जो टोली है वह सामने आई। किंतु उस समय उनको एक बात ध्यान में आई कि कई जगह ऐसा होता है कि राजस्थान के जो लोग हैं, मारवाड़ी जिनको कहते थे, ऐसे जो लोग हैं वह जब पिट रहे हैं तो वहाँ के जो स्थानीय बंगाली है उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आते थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके जो बंगाली मित्र थे उनको भी उन्होंने कहा, तो वो इस प्रकार की जो दूरता जो है वो उनको पहले तो समझ में नहीं आई। बाद में जब दंगा शांत हुआ तो उन्होंने जब पूछताछ की तो उनको ध्यान में आया। उन्होंने कहा कि 1905 में जब बंग भंग का आंदोलन हुआ था उस समय इन मारवाड़ियों ने हमारा साथ नहीं दिया था। हो सकता है उनके और व्यावसायिक कारण, सभी मारवाड़ी जो है व्यवसाय के लिए वहाँ पहुँचते थे, यह भी एक कारण हो सकता है कि व्यावसायिक कारण हित को देखते हुए और उन्होंने बंग भंग के आंदोलन में खुलकर साथ देना उचित नहीं समझा। जो भी कारण हो, अन्य भी कुछ कारण होंगे। यह आए वहाँ पे और अमीर बन गए, हम तो गरीब के गरीब रह गए, इस प्रकार की बहुत सी बातें रही होंगी। तो उसके कारण ये जो मनमुटाव था, यह मनमुटाव दो भाषाई, दो प्रांतीय समूहों में यह ये डॉक्टर जी को बड़ा और उसकी बात अखर गई और उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि इस प्रकार की बात नहीं होना चाहिए। तो ऐसा और जब वहाँ पे चलता रहा, उस समय एक वहाँ पे और घटना हुई। उस समय बंगाल में विधानसभा थी, उस विधानसभा में अंग्रेजियों की ओर से और एक बिल लाया गया। उसको बिल का जो भी टेक्निकल नाम होगा वो होगा, किंतु चालू भाषा में उसको कहा बोगस मेडिकल डिग्री बिल। ये बिल क्या था? तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से जो डॉक्टर बनकर निकलेंगे उनको तो हम और मान्यता देंगे, किंतु जो प्राइवेट है जिसमें इनका भी कॉलेज था, नेशनल मेडिकल कॉलेज, ऐसे जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं से जो निकले हैं उनको मेडिकल की डिग्री तो मिलेगी, वह और चिकित्सा तो कर सकते हैं, किंतु उनको सरकारी मान्यता नहीं होगी। यानी उन्होंने किसी को सर्टिफिकेट दिया तो वह सरकार मान्य नहीं करेगी या अन्य प्रकार की कोई मान्यता नहीं, सरकार के खाते में वो डॉक्टर नहीं है, ऐसा और वो बिल का स्वरूप था। ये बड़ा अन्यायकारक था और इसका बड़ा विरोध होना था। किंतु उस समय और ये अपने पढ़ाई में थे मग्न और इनके पास इतनी बड़ी संगठनात्मक शक्ति नहीं थी कि इस बिल का और विरोध किया जाए। इसलिए उन्होंने एक बड़ा अनूठा और तरीका अपनाया। उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन तो किया। इनके संबंध थे, जैसे कि कहा कि सभी लोगों से संबंध थे, पत्रकारों से भी संबंध थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे अच्छे जिनका और समाज में मान्यता है, ऐसे सब लोगों से संबंध थे। तो उन सब लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि हम सामने देखने के लिए तो कोई आंदोलन नहीं करेंगे, किंतु ऐसा आंदोलन हो रहा है यह और समाचार पत्रों को पढ़ने से समझ में आ जाएगा, इस प्रकार का और उन्होंने योजना बनाई। और समाचार पत्रों के जो उनके संपादक और बाकी वार्ताहर वगैरह जो थे, संवाददाता थे, उनके साथ भी इनकी संबंध थे और इनके सबके मदद से और उन्होंने और समाचार पत्रों में समाचार आना चालू हो गए कि ये जो बिल है इसके विरोध के लिए फलाने जगह सभा हुई, उस सभा में और इतने 60 लोग उपस्थित थे उसमें और फलाने जी ने और भाषण दिया, इस प्रकार की समाय आने लगी और रोज़ 4-5 सभाओं का और वृत्त उसमें आने लगा। तो यह देखकर जो पुलिस डिपार्टमेंट है, गुप्तचर है, अंग्रेजों के, वो हक्का बक्का रह गए कि भाई ये सब समाचार आ रहा है किंतु हमें तो कहीं कोई दिखती नहीं है सभा वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ हो रही है, देखे। तो उन्होंने जिन लोगों ने उनसे नाम आया कि भाई इन्होंने और यहाँ पे और भाषण दिया, उनसे जाकर मिले। तो बोले क्यों आपने ऐसा भाषण दिया था? वो गुप्तचर इनसे पूछने लगे। तो चूँकि डॉक्टर जी ने कहा था, उनकी योजना के अंग थे, इसलिए उन्होंने कहा हाँ मैंने भाषण दिया था और वहाँ 200 लोग इकट्ठा थे, आपको नहीं मालूम? हमने तो इसका विरोध कर रहा है, ये बिल उचित नहीं है। जब अन्य मेडिकल कॉलेज है तो उनके वहाँ से निकलने वाले लोगों को क्यों ना आपको पूरा समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से और एक आभासी आंदोलन उन्होंने खड़ा किया और उस आभासी आंदोलन का और असर ये हुआ कि वह जो बिल पेश होने वाला था वहाँ की विधानसभा में, वह जो बिल है वो आखिर में उनको
विड्रॉ करना पड़ा। एक बड़ा ऐसा और नेतृत्व का गुण इसमें से अपने को ध्यान में आता है उस समय। और उनकी आयु 21 साल की रही होगी, क्योंकि 1910 में तो वो आ गए थे, उसके पहले की बात है। तो 20 साल की आयु में है उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन करके वो अंग्रेज सरकार को एक तरह से परास्त कर दिया। तो इस प्रकार की उनकी गतिविधियां उस 5 वर्षों में और वहाँ पे थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आगे की उनकी जो योजना थी उस योजना के हिसाब से, और डॉक्टर की परीक्षा उनको जैसे ही उन्होंने पास की उनको और तुरंत नौकरी मिल गई। और वो नौकरी बैंकॉक में एक डॉक्टर अय्यर थे, उन्होंने कहा कि भाई और हमें यहाँ पे अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, हम आपको और प्रति माह 300 रुपये देंगे उस समय। और 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, किंतु उस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नौकरी करना ही नहीं है, मुझे तो और देश सेवा करना है। और यह कहते हुए उन्होंने वह नागपुर आ गए। तो इस प्रकार का उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान और उनके आगे के काम के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर उनका संपर्क हुआ युवकों के साथ, उनके साथ में और एक बहुत बड़ी संख्या में और ऐसे युवक का समूह बन गया कि जो और इस देश से अंग्रेजों का और भगाना चाहते थे। उसके लिए सभी प्रकार के जो मार्ग है, प्रचार प्रसार के मार्ग, सेवा के मार्ग और सशस्त्र क्रांति के मार्ग, उस सब प्रकार के मार्ग अपनाने को तैयार थे। और इस प्रकार का एक समूह उन्होंने वहाँ पर और खड़ा किया। यह उनकी और एक बहुत बड़ी बात थी। और डॉक्टर मुंजे ने उनको जिस उद्देश्य से और वहाँ पे भेजा अपने कलकत्ता, वह उद्देश्य और पूरा करके और वह नागपुर लौट आए। यहाँ पे उनके जीवन का और हिस्सा पूरा होता है। अभी अपने पास 5-7 मिनट है, किंतु 5-7 मिनट में और बाकी उनका जो जीवन है वह और जो बहुत महत्व का है, जिसके दौरान उन्होंने पहले 10 वर्ष तक तो कांग्रेस के साथ काम करते हुए कांग्रेस के संगठन में वो वर्धा जिले के और सचिव भी थे। और उन्होंने कांग्रेस के सभी प्रकार के आंदोलनों में हिस्सा लिया। उस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए और यहाँ के समाज की जो प्रवृत्ति है, और ख़ास करके यहाँ का जो मुस्लिम समाज है उसकी प्रवृत्ति, वह उनको ध्यान में आई। और इस प्रकार का अध्ययन करते हुए और उन्होंने अपने आगे की और रणनीति क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका एक वहाँ पर सोच प्रारंभ किया। ऐसा जो हुआ 1910-1911, उसके बाद का उनका जो जीवन है, तो उस जीवन को जो है हम अगले सत्र में और हम उसको देखेंगे। मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी, बंद कर लो।